नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सीआरपीएफ ने झारखंड के बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का किया सफाया, जवानों के लिए बनाई स्थायी शिविर। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को सफलता के लिए दी बधाई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए मांगे आवेदन। चयनित पंचायतों को अगले वर्ष पंचायती राज दिवस पर किया जाएगा सम्मानित। और कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड की काजल कुमारी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन में भारत का कर रही है प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न मुद्दों पर बेहतर नीतियां तैयार करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र आयोजित होंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटना, परिवेश, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण, वन्य जीव प्रबंधन और प्लास्टिक तथा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि झारखंड में 3 दशक तक माओवादियों का गढ़ रहा बूढ़ा पहाड़ अब पूरी तरह से सुरक्षा बलों के नियंत्रण में आ चुका है। श्री सिंह ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में अब सुरक्षा बलों के स्थायी शिविर बना दिए गए हैं। महानिदेशक ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल के बाद बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के नाम से 3 अभियान चलाए गए। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कई अभियान चला रही है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य सुरक्षा बलों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों को देश में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जारी निर्णायक युद्ध में अभूतपूर्व सफलता मिली है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम आपके लिए उन नीतियों की जानकारी लेकर आए हैं जिनसे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पहुंच प्राप्त हो। भारत में 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के आरंभ में हरित क्रांति आई थी, जिससे देश के खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। हरित क्रांति के बाद 1970 और 1980 के दशक के दौरान ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत श्वेत क्रांति हुई। इससे देश में दुग्ध उत्पादन में क्रांति आई, जिससे भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को पारित किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जो लोगों को गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए कम कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसमें महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विश्व में कहीं भी भारत जैसी इतनी बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान प्रति माह लगभग 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न के मुफ्त वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया था। आधार संख्या को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ जोड़ने से लाभार्थियों की बेहतर पहचान में मदद मिली है। इस योजना में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए सभी लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारों का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करता है, चाहे व्यक्ति देश में किसी भी स्थान पर रह रहा हो। यह योजना खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए अवसर, अपना निवास स्थान बदलने वाले प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, कचरा बीनने वालों, सड़क पर रहने वालों और संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में
अस्थायी श्रमिकों को सशक्त बनाती है। लाभार्थियों को इस योजना के बारे में वास्तविक समय की जानकारी के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है और यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले प्रतिष्ठित उपहारों की ई नीलामी का चौथा संस्करण 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह ई नीलामी प्रक्रिया 17 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट pmmementos.gov.in पर शुरू हुई है। नीलामी में राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व की अन्य वस्तुओं के साथ राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेताओं के हस्ताक्षर वाली यादगार वस्तुएं भी शामिल हैं। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश में अपनी सांगठनिक यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर चौक पहुंचे और वहां सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के क्रम में सफाई का काम किया गया। गढ़वा स्थित गुरु सिंधु जलप्रपात तक पहुंचने के लिए चिनिया प्रखंड के राजबांस से गुरु सिंधु जलप्रपात तक 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुरु सिंधु जलप्रपात गढ़वा जिले का प्रमुख और मनोरम पर्यटन स्थल है। जिले के चिनिया प्रखंड अंतर्गत यह पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य से भी बड़ी संख्या में पर्यटक इस पर्यटन स्थल पर आते हैं, लेकिन सड़क के अभाव में यहाँ आने वाले सैलानियों को काफी असुविधा होती है। पर्यटन स्थल तक पहुँचने के लिए करीब 3 किलोमीटर तक उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। अब सड़क का निर्माण हो जाने से यहाँ का आवागमन सुगम हो जाएगा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। राज्य सरकार ने 14 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से चिनिया प्रखंड के राजबांस से गुरु सिंधु तक 11 किलोमीटर सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित पंचायतों को अगले वर्ष पंचायती राज दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से और मीडिया में सूचना जारी करते हुए ग्राम पंचायतों से आवेदन मांगे हैं। पुरस्कार विषय में गरीबी मुक्त एवं संवर्धित आजीविका पंचायत, पंचायत में आत्मनिर्भर संरचना, स्वास्थ्य पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल उपयुक्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत विषय को रखा गया है। केंद्र सरकार ने देवघर स्थित बुढ़ई जलाशय योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
देवघर जिले के लिए अच्छी खबर है। बूढ़े जलाशय योजना 400 करोड़ की स्वीकृत हो गई है। अब इस जलाशय के निर्माण होने से सिंचाई, पेयजल, खेतीबाड़ी के लिए संकट दूर हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। यह एक संथाल परगना के लिए काफी बेहतर तोहफा है। बुढ़ासे जलाशय में 1740 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आती है। इसके कारण 940 परिवार विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु चयन किए गए हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। कोडरमा जिले में डोमटांच प्रखंड के मधुबन के जंगली क्षेत्रों में बाल मजदूरी करने वाली काजल कुमारी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन में शामिल हुई हैं। काजल देश के एकमात्र छात्रा हैं जो सम्मेलन में शामिल हुई हैं और यह भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। वर्ष 2016 में स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद सत्यार्थी फाउंडेशन ने उसे स्कूल से जोड़ा और काजल आज स्नातक की पढ़ाई कर रही है। काजल ने 2016 के बाद से अब तक कई बाल विवाह को रोकने में अहम भूमिका निभाई है और कई बाल मजदूरों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन हुए हैं। इस चार्जशीट पर ईडी की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है। इस मामले में जल्द सुनवाई शुरू होगी। ईडी की विशेष अदालत में जांच एजेंसी ने पंकज मिश्रा और उसके 2 सहयोगियों बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बताया था कि तीनों आरोपियों ने अवैध पत्थर खनन से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। इसमें पंकज मिश्रा ने 42 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति बनाई। पंकज मिश्रा बरहेट में संचालित अवैध खनन गतिविधियों को अपने सहयोगियों के जरिए नियंत्रित करता है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर राज्य में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का खुलासा करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईडी ने आरोप पत्र में अवैध खनन में राजनीतिक संरक्षण का स्पष्ट उल्लेख किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल दुमका जिले के राणेश्वर प्रखंड के कुचिया डायरी गांव पहुंचा और पिछले दिनों दुष्कर्म के बाद हत्या के शिकार हुई आदिवासी नाबालिग किशोरी के परिजनों से मिलकर 28 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एवं पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी शामिल थी। रामगढ़ में अलमुद्दीन मॉब लिंचिंग मामले में कल सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से खुद को निर्दोष बताया गया है और कहा गया था कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वह झूठे हैं। वहीं मृतक अलीमुद्दीन की पत्नी की ओर से कहा गया था कि इस घटना में इन सभी की संलिप्तता है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में अनुसंधान सही तरीके से किया गया है। इसके बाद निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई है। कैश कांड में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के मामले में विधानसभा स्पीकर ने न्यायाधिकरण में सुनवाई हो रही है। कांग्रेस के 3 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर सुनवाई होगी। और अब संक्षिप्त खबरें। मनरेगा घोटाले से अवैध कमाई का धन शोधन करने के मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत अर्जी पर ईडी ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बॉम्बे में एयर कंडीशनर खरीद घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसले की तारीख 27 सितंबर निर्धारित की है। दुमका की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सीआरपीएफ ने झारखंड के बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का किया सफाया, जवानों के लिए बनाया स्थायी शिविर। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को सफलता के लिए दी बधाई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए मांगे आवेदन। चयनित पंचायतों को अगले वर्ष पंचायती राज दिवस पर किया जाएगा सम्मानित। और कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड की काजल कुमारी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन में भारत का कर रही है प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।